हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग आईएफएस का लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर हम आईएफएस के सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। अब फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ताकि हम बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए ऑल इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम मॉड्यूल डी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ के साथ हमारी प्रैक्टिस भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। डैश आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पूल फंड्स फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। इट प्रोवाइड इन्वेस्टर विद अ वे टू एक्सेस द रियल एस्टेट मार्केट विदाउट द नीड टू बाय और हैंडल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली। ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से जो है वो फंड्स को इकट्ठा करते हैं और इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल की हेल्प से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिना रियल एस्टेट मार्केट में जाए रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं और उन्हें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को खरीदना भी नहीं पड़ता है। ऑप्शन है, इसे हम ब्रोकर कहेंगे या फिर म्यूचुअल फंड कहेंगे या फिर रीड कहेंगे या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या है हमारा? ऑप्शन सी, रीड इज अ करेक्ट आंसर। रीड का जो फुल फॉर्म है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये काम कैसे करती है, तो इसकी जो वर्किंग है उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर 100 इन्वेस्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। पर ये जो 100 इन्वेस्टर्स हैं इनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि ये डायरेक्टली किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सके और उसको बाय कर सके। साथ के साथ इनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर पाए। ठीक है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर एक एक्सवाइटेड कंपनी है। एक्सवाइजेड कंपनी ने क्या किया, इस 100 इन्वेस्टर से जो है वो फंड्स को कलेक्ट किया, यानी कि इकट्ठा किया। मान के चलो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब ये एक्सवाइजेड कंपनी ने क्या किया, इस 1 करोड़ रुपए को मल्टीपल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया, जहां से रेगुलर बेसिस पे इनकम जो है वो जनरेट हो। मान के चलो यहाँ पर मॉल में इन्वेस्टमेंट कर दी, हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कर दी, खाली बिल्डिंग थी वो यहाँ पर खरीद ली, और इन सभी को रेंट पे देकर जो है इनकम जनरेट की जाती। तो ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी इसे हम कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसने मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा किया ताकि उसको डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके। अब ये जो एक्सवाइजेड कंपनी, इसको जब फंड्स कलेक्ट करना होता है इन्वेस्टर से, तो एक्सवाइजेड कंपनी बेसिकली क्या करती है, यानी कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो यूनिट्स इशू करती है इन्वेस्टर को। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, 1 लाख यूनिट जो है वो इशू किए। ठीक है। और ये जो 100 इन्वेस्टर्स है उन्होंने इस 1 लाख यूनिट्स को जो है वो परचेज कर लिया, और फंड्स किसके पास आ गए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास आ गए। और ये जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने यूनिट्स को परचेज किया है, इसे हम कहते हैं यूनिट होल्डर्स। क्या कहते हैं हम यहाँ पर? यूनिट होल्डर्स। ठीक है। अब देखो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के कई सारे यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है इसकी भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती, हम कम पैसों में ही रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। साथ के साथ हमारा जो रिस्क है वो भी डिवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो मल्टीपल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, डिवर्सिफाई हो जाता है। क्लियर है आपको? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रीड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डैश आर लीगल कस्टोडियंस ऑफ द अंडरलाइंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हेल्ड विद इन द रीड। दे होल्ड these properties on behalf of unit holder and ensure that properties are managed and operated for the benefit of the investors। ठीक है। तो देखो, लीगल गार्डियन, लीगल कस्टोडियन का मतलब क्या है कि लीगली ये लाइबल है रीट की जितनी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है उसको अपनी कस्टडी में रखने के लिए। देखो रीट क्या करता है, बहुत सारे इन्वेस्टर से फंड्स इकट्ठा करता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो हमारा जो ट्रस्टी होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रस्टी। ट्रस्टी बेसिकली क्या करता है, इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को अपनी कस्टडी में रखता है और इंश्योर करता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है इनको इस तरीके से मैनेज किया जाए
कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो सके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टर को पहुंचे। बेसिकली ट्रस्टी का काम क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है जिन्होंने रीट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, ताकि उनको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो सके। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी ट्रस्टी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रस्टी बेसिकली लीगल कस्टोडियन होते हैं जो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को अपनी कस्टडी में रखते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। उसके बाद देखो स्पॉन्सर क्या होता है। स्पॉन्सर बेसिकली वो एंटिटीज होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक बेसिकली एक डोमेस्टिक कंपनी ही होती है, डोमेस्टिक कंपनी होती है जो कि ट्रस्ट के बिहार पर ट्रस्ट की जितनी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है उनको अपने पास जो है वो होल्ड करके रखती है और उसको मैनेज करने का काम भी जो है वो करती है। उसके बाद आते हैं मैनेजर। मैनेजर बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनको मैनेज करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ के साथ जो एसेट्स हैं उनको भी मैनेज करने का काम जो है वो मैनेजर परफॉर्म करता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन बी ट्रस्टी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसपीवी इज अ डोमेस्टिक कंपनी दैट होल्ड द रियल एस्टेट एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ रीट, ट्रस्ट मस्ट होल्ड एट लीस्ट, ठीक है। देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक डोमेस्टिक कंपनी होती है जो कि रीट के बिहाफ पर रियल एस्टेट एसेट्स को अपने पास जो है वो होल्ड करके रखती है, ठीक है। अब ना यहाँ पर ट्रस्ट के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम जो एसपीबी है उसके इक्विटी शेयर्स ट्रस्ट के पास होने चाहिए। वो मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 50% ऑफ द इक्विटी इन स्पेशल पर्पस व्हीकल, 40%, 30% या फिर 20%। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताया जिसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 50% ऑफ द इक्विटी इन स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि जो ट्रस्ट है उसको कम से कम स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर 50% शेयर जो है वो एक्वायर करने पड़ेंगे। यानी कि अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल के 100 शेयर्स हैं तो उसमें से 50 शेयर्स किसके पास होने चाहिए, ट्रस्ट के पास जो है वो होने चाहिए, ताकि ट्रस्ट का पूरा कंट्रोल हो सके स्पेशल पर्पस व्हीकल के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गेन कैन इन्वेस्टर पोटेंशियली रियलाइज इफ दे सेल देयर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट हैज परफॉर्म्ड वेल एंड इंक्रीज इन वैल्यू ओवर द टाइम, ठीक है। तो मान के चलिए एक इन्वेस्टर है, उसने यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की थी और समय के साथ उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। जैसे एग्जांपल के लिए जो इन्वेस्टर है उसने जब इन्वेस्ट किया था तो यूनिट का प्राइस था 500 रुपए और जब उसने 5 सालों के बाद उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी तो उसका प्राइस हो गया यहाँ पर 1000 रुपए, यानी कि प्राइस क्या हो गया यहाँ पर डबल हो गया। तो इस केस में इन्वेस्टर को कौन सा गेन जो है वो मिलता है, रेवेन्यू गेन मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, इन्वेस्टमेंट गेन मिलता है या फिर ऑल ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैपिटल गेन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कैपिटल गेन क्या होता है, तो देखो जब आप किसी एसेट को, ठीक है, जब आप किसी एसेट को कम प्राइस पे बाय करते हो और हाई प्राइस पे सेल करते हो, जैसे आपने इसे बाय किया था 500 रुपए पर, ठीक है, और जब आपने सेल किया तो 1000, यानी कि ये जो 500 रुपए का डिफरेंस है यही आपका कैपिटल गेन जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की थी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वैल्यू समय के साथ काफी बढ़ गई, जब उसे वो सेल करेगा इन्वेस्टर तो उसे रियलाइज होगा कैपिटल गेन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स भी जो है वो लगाया जाता है। तो कैपिटल गेन दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पर बात करें तो अगर जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से कम का है, जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन था उसने यूनिट्स को परचेज किया था 1 मार्च को, ठीक है, और उसने यहाँ पर सेल कर दिया उसे 1 अगस्त को, मतलब उसी साल। तो होल्डिंग पीरियड क्या है, 1 साल से कम का है। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, जैसे 2018 में परचेज किया था 2020 में जाके सेल किया, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब जो टैक्स रेट है वो क्या है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% का टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% का यहाँ पर टैक्स जो है वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज डू रीट ऑफर इन्वेस्टर कंपेयर टू डायरेक्टली बाइंग रियल एस्टेट, ठीक है। तो हमारा जो इन्वेस्टर है
हमारा जो इन्वेस्टर है, अगर वो रीट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। पहला देखो, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। देखो, अगर आप किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को डायरेक्टली खरीदने जाते हो तो आपको काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर चाहिए। जैसे अगर आप एक सिंपल सा छोटा सा घर भी बाय करते हो तो उसकी भी कीमत लाखों में होती है। तो आपको ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, पर रीट में ऐसा नहीं है, आप कम पैसों में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। उसके बाद डिवर्सिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो, अगर आप एक सिंगल रियल प्रॉपर्टी को खरीदते हो, जैसे आपने एक घर खरीदा, आपके पास 10 लाख की सेविंग थी, आपने एक घर खरीदा, ठीक है, और उसके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया, तो क्या होगा, आपका सारा का सारा जो पैसा है वो फंस जाएगा, तो रिस्क ज्यादा है। इसी के ऑपोजिट अगर आपने रीट में इन्वेस्टमेंट किया तो उसने मल्टीपल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, जिससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो डिवर्सिफाई हो जाएगा, तो ये भी एडवांटेज है। नो नीड टू प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर्टी को मैनेज करने की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आप कोई घर खरीदोगे तो आपको मेंटेनेंस का काम खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसके ऊपर खर्च भी आता है। पर रीट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी एडवांटेजेस मिलती है इन्वेस्टर को अगर वो रीट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय बैंक व्हिच आर अदर देन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज लाइक डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें बैंक्स का ट्रेडिशनल एक्टिविटीज की, जो उनकी मेन एक्टिविटीज है वो क्या होती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, विड्रॉवल एक्सेप्ट करना, मतलब जो भी विड्रॉवल की एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट करना, ठीक है, और लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करें। ये क्या होता है, बैंक का ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो होता है। इन ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा, ये जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज है इसके अलावा भी बैंक यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो उन एक्टिविटीज और सर्विसेज को क्या कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहूं कि बैंक अपना जो मेन ऑपरेशन है, ऐसे ऑपरेशन जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है, उसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कहेंगे, या फिर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज कहेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज इज द करेक्ट आंसर। इसका एक एग्जांपल दे दूं, इंश्योरेंस। आपने कई बार देखो बैंक में आप जाते हो तो बैंक आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज भी यहाँ पर सेल करता है। तो ये जो इंश्योरेंस है, ये जो एक्टिविटी है इंश्योरेंस को सेल करना, ये पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर जो है वो आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरा बैंकिंग एक्टिविटी कंडक्टेड बाय बैंक। इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि पैरा बैंकिंग एक्टिविटी कहलाती है। ऑप्शन है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, वेंचर कैपिटल। तो फटाफट से यहाँ पर बता दिए इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर जो है वो आती है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, वेंचर कैपिटल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्योंकि देखो, जो फिक्स डिपॉजिट है ये तो बैंक के जो ट्रेडिशनल फंक्शंस है उसके अंदर ही जो है वो आ जाता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है। और पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज के अलावा, कोर बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा, ठीक है। और ठीक है, तो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल, ये तीन इंपॉर्टेंट पैरा बैंकिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू द रूल्स बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन इंश्योरेंस रिस्क। हाउ कैन दे ऑथराइज टू गेट इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस बिजनेस बाय शेयरिंग द रिस्क। ठीक है, तो एक चीज देखो यहाँ पर, जो बैंक है वो इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है, इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है, पर एक यहाँ पर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि हमारा जो बैंक है वो इंश्योरेंस बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेसिस पे ही यहाँ पर जो है वो कर सकता है। यानी कि वो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर वो खुद यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा, रिस्क सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी का होगा। बैंक का काम है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसीज है उनको अपने कस्टमर को सेल करना और उससे यहाँ पर कमीशन कमाना। बैंक खुद यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेगा, यानी कि वो प्रीमियम की कोई गारंटी नहीं लेगा, ना ही क्लेम की कोई गारंटी जो है वो लेगा। हालांकि कुछ केसेस में जो हमारा बैंक है वो रिस्क के साथ इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहला थ्रू सब्सिडरी, थ्रू जॉइंट वेंचर, या फिर थ्रू रेफरल बिजनेस, या फिर बोथ ए एंड बी। तो किन केसेस के अंदर जो बैंक है वो रिस्क लेकर इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो कर सकता है, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, थ्रू सब्सिडरी, थ्रू जॉइंट वेंचर। सब्सिडरी के अंदर क्या होगा कि जो बैंक है वो अपनी खुद से एक सब्सिडरी जो है वो ओपन कर लेगी,
और वो सब्सिडरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का ही यहाँ पर काम करेगी। ज्वाइंट वेंचर के अंदर क्या होगा कि बैंक क्या करेगी, किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मिलकर जो है इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो करेगी, यानी कि दोनों पार्टनर्स बनकर यहाँ पर जो है वो काम करेंगे। तो इन दोनों केसेस के अंदर जो बैंक है वो रिस्क लेकर इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशन नीडेड टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर कंपनी स्पेसिफिकली फॉर ऑफरिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय बैंक। अगर कोई बैंक सब्सिडियरी ओपन करना चाहती है, जॉइंट वेंचर कंपनी ओपन करना चाहती है ताकि वो रिस्क शेयरिंग के साथ जो है इंश्योरेंस बिजनेस कर सके, तो उसे कौन कौन सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, द कंपनी पोजेसेस नेट वर्थ ऑफ 1000 करोड़। जो हमारी बैंकिंग कंपनी है, यहाँ पर बैंकिंग कंपनी है, उसकी जो नेटवर्थ है वो यहाँ पर 1000 करोड़ होनी चाहिए। साथ के साथ जब वो अपनी सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके बाद भी कम से कम उसकी 500 करोड़ जो है नेटवर्थ रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर कंडीशन होती है। इट हैज मेंटेन नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 3 फिजिकल ईयर, यानी कि पिछले 3 साल में उसने नेट प्रॉफिट जो है वो कमाया होना चाहिए। इट्स लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज नॉट मोर देन 3%। तो बैंक की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 3% से ज्यादा जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कंबाइंस इन्वेस्टमेंट इन बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है, इसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ जो है वो समझेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है, फंड्स को कलेक्ट करता है और उसको मल्टीपल कंपनीज की मल्टीपल सिक्योरिटीज के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर 100 इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर एक एबीसी कंपनी आई, उसने क्या किया, इन 100 इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा किया। उसके बाद इस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज जैसे कि डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो एबीसी कंपनी है ये बेसिकली हमारी म्यूचुअल फंड जो है वो कहलाती है। अब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो फंड्स कैसे इकट्ठा करती है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड यूनिट्स यहाँ पर इशू करके, तो म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट्स इशू करते हैं, इन्वेस्टर इसको यहाँ पर परचेज करते हैं जिससे फंड्स इनके पास जो है वो आते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको यूनिट होल्डर जो है वो कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, यूनिट होल्डर जो है वो कहा जाता है। अब हमारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि पैसे को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी एक्सवाईजेड कंपनी है, उसके पास जो पैसा था, उसके पास जो फंड था, उसने क्या किया, 100 कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो फंड है ये हमारा फंड कहलाता है इक्विटी फंड। डेट फंड ऐसा फंड होता है जो कि फंड्स को डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड और डिवेंचर में इन्वेस्ट करता है। और हाइब्रिड फंड ऐसा फंड होता है जो कि फंड्स को इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी हाइब्रिड फंड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, म्यूचुअल फंड की टाइप जो कि यहाँ पर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो है हमारी हाइब्रिड फंड। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। देखो, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया बेसिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट और डेवलप करने का काम करते हैं। मेन फोकस इसका यही होता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो, एएमएफआई वाज इनकॉर्पोरेटेड 22 अगस्त 1995। तो 1995 के अंदर इसे बनाया गया था और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका मेन पर्पस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डेवलप करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। द कोर ऑब्जेक्टिव कंपासेस प्रोमोटिंग म्यूचुअल फंड, सेफ गार्डिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड फोस्टरिंग इंडस्ट्री ग्रोथ। तो कोर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखना, साथ के साथ इंडस्ट्री की ग्रोथ भी करना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। AMFI is also responsible to promote best business practices and code of conduct in all areas of operation of mutual fund industry। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करना ताकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो सही तरीके से चल सके। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।
अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें एएमएफआई के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर क्या क्या है, तो पहला क्या है, प्रमोट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा बिजनेस प्रैक्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रमोट करा कि इंटीग्रिटी के साथ एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके यहाँ पे जो है वो काम किया जा सके। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि हाई प्रोफेशनलिज्म के साथ एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए जो है वो काम किया जा सके। हमारा जो एएमएफआई है बेसिकली सेबी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता रहता है ताकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। सेबी आपको पता ही है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो हमारे देश के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट को जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट के साथ ही रिलेटेड है, तो इसके साथ इंटरेक्ट करना जरूरी होता है। टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, रेगुलेटरी बॉडीज है, उनको रिप्रेजेंट करना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बिहाफ। टू डेवलप अ वेल ट्रेन्ड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, तो एक यहाँ पर ऐसा नेटवर्क बनाना एजेंट्स का जो कि वेल ट्रेन्ड हो, ताकि वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी जो एक्टिविटीज है उनको सही तरीके से परफॉर्म कर सके। नेशन वाइड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाने ताकि इन्वेस्टर को अवेयर किया जा सके, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट भी करना। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे हमारे, किसके थे, हमारे एएमएफआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बैंक इंश्योरेंस, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर बैंक इंश्योरेंस के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहले समझ लेते हैं कि बैंक इंश्योरेंस बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। बैंक इंश्योरेंस बेसिकली यहाँ पर होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो बैंक इंश्योरेंस को हम एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो मान के चलो एक एबीसी बैंक है, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है, एक यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो देखो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती थी, और इसने देखा कि ये जो एबीसी बैंक है इसके पास बहुत सारे यहाँ पर कस्टमर्स हैं जिसको ये अपने प्रोडक्ट जो है वो बेच सकती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने एबीसी बैंक के साथ यहाँ पर कांटेक्ट किया और उसे कहा कि भाई देखो, आप ना अपने कस्टमर को हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो यहाँ पर सेल करो, बदले में हम आपको एक कमीशन जो है वो पे करेंगे, आप हम आपको एक कमीशन जो है वो पे करेंगे, जिससे आपका भी बेनिफिट हो क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी आपके पास है, वो आपसे बैंकिंग सर्विसेज लेने आते हैं, साथ में आप उसको इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहाँ पर सेल कर दो, जिससे आपको भी यहाँ पर बेनिफिट हो, हमारी भी पॉलिसीज यहाँ पर सेल हो जाए। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर मान जाता है, और बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर अपने कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सेल करता है, और बदले में इसको एक कमीशन जो है वो मिलता है। तो ये जो अरेंजमेंट है बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैंक इंश्योरेंस। तो बैंक इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक बैंक इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसीज है उनको अपने ही कस्टमर को जो है वो सेल करता है, ताकि वो और रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाए। तो अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है बैंक इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। पहली देखो, एनी बैंक इंटेंडिंग टू अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो अगर कोई बैंक इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहता है तो उसे सबसे पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बैंक अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस एज एन एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑन अ फी बेसिस विदाउट एनी रिस्क पार्टिसिपेशन। तो जो बैंक है वो एक एजेंट के तौर पर जो है इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है बिना किसी भी तरह के रिस्क को लिए। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। बैंक कैन सेट अप ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर अंडरटेकिंग इंश्योरेंस बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन। अगर बैंक यहाँ पर रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहता है तो वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी को स्टैब्लिश जो है वो कर सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बैंक एश्योरेंस के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच मॉडल ऑफ बैंक इंश्योरेंस ए बैंक एक्ट एज अ कॉर्पोरेट एजेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, the bank promotes and sells the insurance product of the partner insurance company to its customer. The bank earns a commission or fee for each insurance policy sold through its channels. The insurance products are typically offered alongside the banking services. ठीक है, तो एक ऐसा बैंक इंश्योरेंस का मॉडल जहां पर जो बैंक है वो एक कॉर्पोरेट एजेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का, और वो बेसिकली क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी के उनको प्रमोट करता है, उनको सेल करता है अपने कस्टमर को, जिसके ऊपर उसको एक कमीशन जो है वो मिलती है। तो ये जो मॉडल होता है वो होता है हमारा कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल। क्या होता है, हमारा कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल। ठीक है, उसके बाद रेफरल मॉडल और ज्वाइंट वेंचर मॉडल, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल होते हैं बैंक इंश्योरेंस के। रेफरल मॉडल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बैंक है वो एजेंट नहीं बल्कि एक इंटरमीडियरी होता है। किसके लिए इंटरमीडियरी होता है,
तो बैंक के कस्टमर और इंश्योरेंस एजेंट के बीच में एक इंटरमीडियरी के तरीके से काम करता है। देखो रेफरल मॉडल के अंदर जो बैंक है वो खुद इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल नहीं करता, बल्कि एक इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट है वो बैंक के अंदर बैठता है, ठीक है। और बैंक का काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को रेफर करना इस इंश्योरेंस एजेंट के पास, यानी कि कस्टमर को कहता है कि अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो आप जो है इस इंश्योरेंस एजेंट के पास जाइए जो सामने बैठा होता है, और वहां पर आपको एक अच्छी से अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ रेफर करने का जो है वो काम कर रहा है, ना कि खुद यहाँ पर पॉलिसीज को सेल कर रहा है। तो कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल और रेफरल मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल के अंदर बैंक का एम्प्लॉय जो है वो खुद इंश्योरेंस पॉलिसी जो है अपने कस्टमर को सेल जो है वो करता है। और रेफरल मॉडल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी का एक एम्प्लॉय जो है वो बैंक के अंदर बैठता है, और बैंक का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को रेफर करना इस इंश्योरेंस एजेंट के पास, और वो खुद ही यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कस्टमर को सेल जो है वो करता है। नेक्स्ट हमारा ज्वाइंट वेंचर मॉडल। ज्वाइंट वेंचर मॉडल के अंदर क्या होता है? तो कंपनी जो है जो हमारी बैंकिंग कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप करके जो है इंश्योरेंस बिजनेस परफॉर्म जो है वो करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व अंडर द इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम। ठीक है, तो देखो इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम को लेकर आया गया था ताकि इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स है उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो कि अम्बर्समेंट इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम के अंदर जो है रिजॉल्व किए जा सकते हैं। पहला, डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। देखो जैसे मान के चलो हमारा यहाँ पर एक पर्सन था, उसने एबीसी इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस करवाई हुई थी। जब ए यहाँ पर क्लेम मांगने गया तो एबीसी कंपनी यहाँ पर डिले कर रही है, उसको वो क्लेम दे ही नहीं रही है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? डिस्प्यूट हो रहा है, इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरर के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। तो इस डिस्प्यूट को जो है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास रिजॉल्व किया जा सकता है, यानी कि हम इसकी कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। एंड एक पार्शियल टोटल रेपुटेशन ऑफ क्लेम। तो अगर मान के चलो जो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम देने से मना कर रही है, चाहे वो फुली मना करे या फिर पार्शियल कह रही है कि जैसे अगर क्लेम बनता है 1 लाख रुपए का, तो या तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम आपको कोई भी क्लेम नहीं देंगे, या फिर कह रहे हैं हम आपको सिर्फ 50 साल का क्लेम देंगे। तो इस केस में भी यहाँ पर हम केस कर सकते हैं इंश्योरेंस अबंडमेंट स्कीम के अंदर। उसके बाद है डिस्प्यूट अबाउट प्रीमियम पेड और पेबल। तो अगर यहाँ पर प्रीमियम से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, जैसे कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो कह रहा है कि मैंने प्रीमियम पे कर दिया है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपने प्रीमियम पे किया ही नहीं है, तो ऐसे डिस्प्यूट को भी हम लेकर जा सकते हैं, इनको भी रिजॉल्व किया जा सकता है इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम के अंदर। उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन। तो अगर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के अंदर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है, चाहे इंश्योर्ड पर्सन की तरफ चाहे हमारा इंश्योरर की तरफ, है ना, तो उस केस में भी हम इंश्योरेंस अम्बर्समेंट के स्कीम के अंदर केस कर सकते हैं और इस कंप्लेंट को भी रिजॉल्व किया जाएगा। तो ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट है वो इंश्योरेंस अम्बर्समेंट स्कीम के अंदर रिजॉल्व जो है वो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म्ड बाय लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, तो देखो जब भी कोई इंडिविजुअल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक सबसे पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को जो है वो कैलकुलेट करता है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल है वो जो भी लोन लेगा क्या वो लोन ड्यू डेट पे वापस कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका यहाँ पर पता लगाना। अगर क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा है, अच्छी है, इसमें इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो टाइम आने पे लोन का पैसा जो है वो वापस कर देगा, और लेंडर को यानी कि बैंक को जो है वो कम क्रेडिट रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है तो इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर डिफॉल्ट के चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो हर बैंक चाहते हैं कि वो पहले कैलकुलेट कर ले कि डिफॉल्ट के चांसेस कितने हैं, ठीक है, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उसे लोन देना है या फिर नहीं देना है। ठीक है, तो जब भी कोई इंडिविजुअल आता है तो जो हमारे लैंडर्स होते हैं वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब कि हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो पेमेंट हिस्ट्रीज होती है, जो भी फाइनेंशियल डाटा होता है उसका एनालिसिस करने के बाद इसकी क्रेडिट वर्दीनेस को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है इसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग कहते हैं, क्रेडिट एनालिसिस कहते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, क्रेडिट एनालिसिस, या फिर बोथ ए एंड बी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रेडिट स्कोरिंग इज अ करेक्ट आंसर। क्रेडिट स्कोरिंग इज अ करेक्ट आंसर। अब कई स्टूडेंट कहेंगे क्रेडिट रेटिंग भी तो होता है। देखो क्रेडिट रेटिंग की जाती है कंपनीज और गवर्नमेंट के केस में,
क्रेडिट स्कोरिंग यूज की जाती है इंडिविजुअल के केस में। किसके केस में? इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। तो क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो इंडिविजुअल है उसका जितना भी फाइनेंशियल डाटा है उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बिहाफ पर उसको एक स्कोर प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम उनको जो है 900 में से 800 स्कोर दे सकते हैं। अगर 800 स्कोर मिला है इट मीन्स कि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और उसकी क्रेडिट वर्दिनेस जो है वो अच्छी है, ठीक है। और अगर कम स्कोर मिला है तो उसकी क्रेडिट वर्दिनेस जो है वो अच्छी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्रेडिट स्कोरिंग हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहले देखो, इट कलेक्ट्स एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल पेमेंट्स एंड ड्यूज पर्टेनिंग टू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जो हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है इनका काम क्या होता है, तो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जितना भी फाइनेंशियल डाटा है, जैसे कि उन्होंने कहाँ कहाँ से लोन लिया था, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड लिए थे, उन्होंने टाइम पर लोन का पैसा वापस किया था कि नहीं किया था, इन सभी चीजों को, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वो और अपने पास मेंटेन करके रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो बैंक को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो दे सके, ठीक है। उसके बाद दीज रिकॉर्ड्स आर सबमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव बैंक्स एंड अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन टू सीआईसी। तो देखो, ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है इनके जो मेंबर्स होते हैं वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं जिनसे इंडिविजुअल जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर लोन वगैरह जो है वो लेते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अपने मेंबर यानी कि रिस्पेक्टिव बैंक और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से ही लेते हैं। यानी कि वो किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास नहीं जाते बल्कि बैंक से ही सारा का सारा डाटा जो है वो उठा लेते हैं। It is governed by the Credit Information Companies Regulation Act 2005। तो बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 है, इसके द्वारा जो है ये कंपनीज काम करती है, यानी कि इसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेंबरशिप टू सीआईसी इज अवेलेबल टू। जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है इनके मेंबर बेसिकली हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सीआईसी की जो मेंबरशिप है वो किन के लिए अवेलेबल है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जो कि सीआईसी के मेंबर जो है वो बन सकते हैं। पहला हो गया बैंक्स, बैंक के अंदर रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ये बन सकते हैं। कंपनीज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड अदर सिमिलर कार्ड। अगर कोई यहाँ पर कंपनी है जो कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में इंगेज है यानी कि क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कंपनीज डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट इन एनी अदर मैनर और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई कंपनी यहाँ पर क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करे, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करे, तो वो भी इसका मेंबर जो है वो बन सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे मेंबर्स बन सकते हैं सीआईसी के, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a company issues preference shares that will be automatically converted into common stock at a later date, what type of preference share is this? ठीक है, तो पहले preference shares का मतलब समझ लो फिर हम इसकी टाइप पर आएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली ऑनरशिप सिक्योरिटीज होती है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंपनी के ऑनर बन जाते हो। और कौन से ऑनर बनते हो? सेकेंडरी ऑनर बनते हो, यानी कि आपका कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट जो है वो अवेलेबल जो है वो नहीं होते, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड पे किया जाता है और ये जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फिक्स पे किया जाता है, यानी कि जैसे आपने अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसके 10% के इक्वल आपको फिक्स डिविडेंड यहाँ पर पे जो है वो किया जाएगा। अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कहलाते हैं। उसके बाद है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? देखो मैंने आपको क्या बोला है कि हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर? डिविडेंड मिलता है। और कौन सा डिविडेंड मिलता है? फिक्स डिविडेंड मिलता है। कौन सा डिविडेंड मिलता है? यहाँ पर फिक्स डिविडेंड जो है वो मिलता है। अब देखो, जो डिविडेंड है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तभी उसमें से वो डिविडेंड जो है वो पे कर पाएगी, डिविडेंड जो है वो पे कर पाएगी, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर 2018 के अंदर कंपनी ने लॉस कमाया, इनकी प्रॉफिट कमाया ही नहीं, तो यहाँ पर ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको यहाँ पर डिविडेंड जो है वो नहीं पे किया जाएगा, डिविडेंड जो है वो नहीं पे किया जाएगा। और इस साल का जो डिविडेंड है उनका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर उनको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा।
पर क्युमुलेटिव प्रेफरेंसेस ऐसे नहीं होते। क्युमुलेटिव प्रेफरेंसेस ऐसे प्रेफरेंसेस होते हैं जिनके ऊपर आपको गारंटी डिविडेंड मिलना ही मिलना होता है। अब आप कहोगे कि जिस साल प्रॉफिट नहीं कमाए, जैसे इस साल लॉस कमाए, तो तब क्या किया जाए? तो इस साल का जो हमारा डिविडेंड होगा वो अगले साल जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल 2019 के अंदर इस क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2018 का भी डिविडेंड पे किया जाएगा और 2019 का भी यहाँ पर डिविडेंड जो है वो पे किया जाएगा। नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, यानी कि अगर किसी महीने किसी साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो इनको डिविडेंड जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि इनका डिविडेंड जो है वो डूब जाएगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि फिक्स डिविडेंड तो रिसीव करते ही हैं, साथ के साथ फिक्स डिविडेंड को रिसीव करने के बाद वो कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें और हिस्सा जो है वो डिमांड कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर 1% था, उसने यहाँ पर 100 शेयर्स जो है प्रेफरेंस खरीदे थे, 10% का उसे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता था, मान के चलो उन्हें फिक्स 10% से डिविडेंड यहाँ पे जो है वो मिल गया है, ठीक है। भी यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बच गया है, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये यहाँ पर बाकी के जो प्रॉफिट है उसमें भी अपना हिस्सा जो है वो मांग सकता है। तो ये कुछ टाइप थे हमारे यहाँ पर प्रेफरेंसेस के। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस, इसमें से कौन सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस का नहीं होता है? पहला, गारंटेड डिविडेंड पे आउट बिफोर कॉमन शेयर होल्डर, तो कॉमन शेयर होल्डर से पहले उनको गारंटेड डिविडेंड जो है वो दिया जाता है, तो बिल्कुल ये फीचर होता है। मिस डिविडेंड अक्यूमुलेट एंड मस्ट बी पेड इन फ्यूचर, है ऐसे डिविडेंड जो कि मिस हो चुके हैं, यानी कि अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो उस साल डिविडेंड पे नहीं गया तो वो अक्यूमुलेट कर दिए जाएंगे और फ्यूचर ईयर्स के अंदर उसे पे किया जाएगा। पोटेंशियल फॉर हाई शेयर ग्रोथ कंपेयर टू कॉमन स्टॉक, तो इनके जो शेयर प्राइस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अगर हम स्टॉक कॉमन स्टॉक यानी कि इक्विटी शेयर के साथ कंपैरिजन करें तो उससे भी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ये जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट यार, लोअर वोटिंग राइट्स देन द कॉमन शेयर होल्डर, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी इज लुकिंग टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सेलिंग शेयर्स टू पब्लिक, व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक इशू वुड दिस बी? तो एक कंपनी है वो यहाँ पर कैपिटल को रेस करना चाहती है पहली बार, यानी कि अभी अभी कंपनी जस्ट बनी है, जैसे मान के चलो एक एक्सवाइजेड कंपनी है, वो अभी अभी यहाँ पर बनी है और उसको फंड्स की जरूरत थी, तो उसने यहाँ पर 10,000 शेयर जो है वो पब्लिक को इशू जो है वो कर दिए, पब्लिक को इशू कर दिए। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो कौन सा पब्लिक इशू चूज करेगी? पहला, फॉलो इन पब्लिक ऑफर, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द करेक्ट आंसर। देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर पहली बार जो है कोई कंपनी अपने सिक्योरिटीज को जो है पब्लिक को इश्यू जो है वो करती है। उसके बाद एक हमारा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी होता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसने ऑलरेडी शेयर जो है वो मार्केट में इश्यू किए हुए हैं, जब उसको फर्दर फंडिंग की जरूरत पड़ती है और वो कुछ एडिशनल न्यू शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रहे हैं, तब वो जो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का यूज जो है वो करेगी। जैसे इस कंपनी ने 10,000 शेयर यहाँ पर इशू किए, उसके बाद इसे आप फिर से यहाँ पर फंडिंग की जरूरत है और ये फिर से 10,000 शेयर जो है वो पब्लिक को इशू कर रही है, तो ये इस केस में क्या यूज करेगी? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है वो यूज करेगी। क्या यूज करेगी? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है वो यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपनी दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज वांट्स टू रेज एडिशनल फंड्स बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ पब्लिक इशू दे विल यूज? ठीक है, जो एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी कि उसने पहले ही स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर्स जो है वो इशू किए हुए हैं पब्लिक को, और वो एडिशनल फंड के लिए न्यू शेयर्स को इशू करना चाहती है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर पब्लिक इशू जो है वो सुटेबल रहेगा? ऑप्शन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑप्शन बी राइट इशू, ऑप्शन सी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। कंपनी कौन सा यहाँ पर पब्लिक ऑफर यूज करेगी? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट इशू, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इज अ करेक्ट आंसर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया? तो इसमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है
जो कि फुलफिल करनी पड़ेगी किसी भी कंपनी को अगर वो इंडिया के अंदर डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है। पहले समझते हैं डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है क्या। देखो, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर्स को उनकी सिक्योरिटीज को जो है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। पहले क्या होता था, जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन है, उसने यहाँ पर 100 शेयर जो है वो खरीदे, तो फिजिकल फॉर्म में उस शेयर्स को जो है वो अपने पास सर्टिफिकेट के फॉर्म में मेंटेन करके रखना पड़ता था एज अ प्रूफ। ठीक है, जिससे कई सारे रिस्क राइज होते थे, जैसे कि हो सकता है कि ये शेयर जो है वो गुम हो जाए या फिर आग लग जाए या फिर कट फट जाए, बहुत सारे रिस्क होते थे। इस चीज को देखते हुए डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर को लेकर आया गया। डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, ये जो इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज होती हैं इनको पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इनको डीमेट अकाउंट के अंदर अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखता है, ताकि फिजिकल सिक्योरिटी को अपने पास रखने की जरूरत ही ना पड़ सके। ओके, अब यहाँ पर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। पहला, नीड टू रजिस्टर एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है उसे यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। साथ के साथ उसे सेबी एक्ट 1992 के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। द डिपॉजिटरी शैल नॉट रेंडर सर्विस डायरेक्टली बट ओनली थ्रू द एजेंट हु इज रजिस्टर्ड विद सेबी। तो जो डिपॉजिटरी है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर से डील नहीं कर सकता, यानी कि वो डायरेक्टली इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज लेकर उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास मेंटेन करके नहीं रख सकता, बल्कि इस काम के लिए उसे एक एजेंट की जरूरत होती है और वो जो एजेंट है वो सभी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सभी की सभी जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर को फुलफिल जो है वो करनी पड़ती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी, तो कौन कौन सी यहाँ पर सर्विसेज डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले देखो, डीमेट अकाउंट ओपन करता है। डीमेट अकाउंट वही अकाउंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को स्टोर करके जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो अगर आप डिपॉजिटरी की सर्विस लेना चाहते हो तो पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो डिपॉजिटरी है वो फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे हम डीमेटलाइजेशन जो है वो कहते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने ऑलरेडी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट किया है और अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें उसे फिजिकल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना है, तो डिपॉजिटरी वो काम भी करता है और उस प्रोसेस को हम रीमेटलाइजेशन जो है वो कहते हैं। साथ ही साथ ट्रेड्स को सेटल करने का काम भी जो है वो करता है डिपॉजिटरी। कैसे करता है, तो अगर मान के चलो आपने यहाँ पर क्या किया है, सिक्योरिटीज की सेल की है, तो सिक्योरिटीज को डिलीवर करने का काम करेगा डिपॉजिटरी। अगर आपने यहाँ पर सिक्योरिटीज को परचेज किया है तो आपके यहाँ पर सिक्योरिटीज को रिसिप्ट करने का काम जो है वो करेगा डिपॉजिटरी। उसके बाद आप प्लेजिंग ऑफ डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटेशन ऑफ लोन अगेंस्ट शेयर। तो आप अगर अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो तो ये डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटीज को बैंक के पास प्लेज करने का काम भी जो है वो डिपॉजिटरी का ही होता है। तो आई होप आपको जो डिपॉजिटरी है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डीम्यूचुअलाइजिंग अ स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर मेन पर्पस क्या है डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का। तो देखो, डीम्यूचुअलाइजिंग के अंदर हमने बेसिकली क्या किया था, स्टॉक एक्सचेंज का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था। हमने क्या कर दिया था, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। जैसे एक कॉर्पोरेट ऑपरेट करते कंपनी ऑपरेट करती है, अब से डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर ऑपरेट करता है। देखो, डीम्यूचुअलाइजेशन से पहले जो स्टॉक एक्सचेंज था उसकी जो ऑनरशिप थी, जो मैनेजमेंट थी, जो ट्रेडिंग राइट थे, वो एक ही पर्सन के पास होती थी, जिससे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता था, क्योंकि जो ऑनर है वही अगर मैनेजमेंट भी करेगा, वही अगर ट्रेडिंग भी करेगा, तो वो अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेशन जो है वो करेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिससे रियल इन्वेस्टर को नुकसान होगा। तो डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर बेसिकली हमने क्या किया था, ये जो ऑनरशिप है स्टॉक एक्सचेंज की, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स है, उनको अलग अलग जो है वो कर दिया था। यानी कि एक ही पर्सन डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद स्टॉक एक्सचेंज का ऑनर, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो मेन पर्पस क्या है डीम्यूचुअलाइजेशन और स्टॉक एक्सचेंज का, कि हमें क्या करना है, जो स्टॉक एक्सचेंज की ऑनरशिप है, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग राइट्स है, उनको सेपरेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज टू एड्रेस शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड्स। ठीक है, देखो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर मान के चलो कैश फ्लो टेम्पररी मैच है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है।
अब ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटीज को इशू करके इन फंड्स को जो है वो अरेंज करते हैं। अब इसमें से कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिसको शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है? पहला, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, या फिर बोथ बीएमसी। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? इसमें से कौन सी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसको गवर्नमेंट इशू करती है ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड्स को फुलफिल जो है वो कर सके? डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, या फिर बोथ बी एंड सी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता। तो करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ट्रेजरी बिल्स को हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इश्यू करती है ताकि शॉर्ट टर्म फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो फुलफिल किया जा सके। और जनरली इसको मनी मार्केट में जो है वो इशू करती है गवर्नमेंट। उसके बाद है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल बेसिकली यूज किए जाते हैं जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट का जो कैश फ्लो मिसमैच होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है कैश इनफ्लो से, तो वो जो गैप है उसको कवर करने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैश मैनेजमेंट बिल्स जो है वो फिल करती है। यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे जो फंडिंग की कमी हुई है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट इसे इशू जो है वो करती है। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए इशू की जाती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होता है उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो लगभग 5 साल से लेकर 40 साल तक का होता है। और ये जो दो सिक्योरिटीज है इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम का होता है, इसीलिए मनी मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड की जाती है। और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो गवर्नमेंट है वो एक तरह का डेट जो है वो लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू रेज फंड्स फॉर अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी वुड बी मोस्ट सुटेबल टू इशू? ठीक है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो यहाँ पर एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड जो है वो रेज करे, तो कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट रहेगी? तो देखो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, तो फंड्स की जरूरत भी हमें लॉन्ग टर्म में ही पड़ने वाली है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स यहाँ पर चाहिए होंगे जैसे 5 साल 10 साल। तो कौन सा सुटेबल रहेगा? कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज द करेक्ट आंसर। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है? डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये जो हमारा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, बाकी ये जो हमारा यहाँ पर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है? तो देखो इसको ना स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इश्यू करते हैं ताकि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को जो है वो पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है क्या उसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो देखो, जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो फ्यूचर में बढ़ने ही वाले, कम नहीं होंगे। ठीक है, अब जब लोग ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं तो गोल्ड की कमी हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इसके प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इश्यू की। ये बेसिकली गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है। मतलब कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो सेम ही बात होगी। क्यों? क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी गोल्ड में ही यहाँ पर डिनोट जो है वो किए जाते हैं। जैसे आप जब गोल्ड परचेस करते हो तो ऐसे 10 ग्राम गोल्ड या फिर 20 ग्राम गोल्ड परचेस करते हो, ऐसे ही ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये भी यहाँ पर ग्राम्स, मतलब गोल्ड के जो ग्राम्स है उसी में डिनोमिनेट किया जाता है। जैसे ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है 10 ग्राम ऑफ गोल्ड का। ठीक है, और इसके जो प्राइसेस होते हैं, ये जो हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसकी जो वैल्यू होते हैं वो गोल्ड के प्राइसेस के साथ लिंक्ड होते हैं, यानी कि गोल्ड के प्राइसेस में जो चेंजेस आएंगे उस हिसाब से बॉन्ड के प्राइसेस में भी चेंजेस आएंगे। जैसे अगर गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो इसका भी प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान के चलो जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी 10 ग्राम गोल्ड के प्राइस थे 10,000 रुपए। ठीक है, और आपने, और ठीक है 10,000 रुपए थे, तो जब आप सॉवरेन गोल्ड परचेज करोगे 10 ग्राम का यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो आपको भी यहाँ पर 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, और एक तरह का आपने गोल्ड ही परचेज कर लिया। उसके बाद 5 सालों के बाद ये जो प्राइस है वो 50,000 रुपए हो गया, तो आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जो प्राइसेस है वो भी 50,000 रुपए के
हो जाएंगे। अब एक दिमाग क्वेश्चन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब ये बॉन्ड सेल किए जाएंगे तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, सोना मिलेगा या पैसा मिलेगा? तो मेरा आंसर है पैसा मिलेगा। आपने जब पे किया था तब भी पैसा पे किया था, जब आपने खरीदा है तब भी आपको पैसा ही मिलेगा। बस ये गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट है उसको सब्सटीट्यूट जो है वो कर देता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है? पहला देखो, दे आर अल्टरनेटिव टू होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। बेसिकली फिजिकल गोल्ड का ये अल्टरनेटिव होता है। दे आर डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ये बेसिकली ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोट किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दे आर रिडीम्ड इन गोल्ड एट मैच्योरिटी, तो रिडीम जब ये रिडीम किए जाते हैं मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, तो आपको गोल्ड मिलता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको कैश मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू इन्वेस्टर नीड टू ओपन इन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? ठीक है, तो पहले यहाँ पर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखो, इस स्कीम के आने से पहले हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उन्हें इंटरमीडिएट या फिर ब्रोकर की जो है वो जरूरत पड़ती थी। पर आरबीआई ने जो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इस स्कीम के जरिए अब से जो है जो हमारे रिटेल कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए एक अकाउंट उन्हें जो है वो मेंटेन करने की जरूरत होती है, अकाउंट ओपन करने की जरूरत होती है। तो वो अकाउंट कौन सा है? पहला है डीमेट अकाउंट कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, सेविंग अकाउंट कहते हैं, या फिर रिटेल डायरेक्ट गेट अकाउंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दें, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? ये अकाउंट हमारा कौन सा है? डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या फिर रिटेल डायरेक्ट गेट अकाउंट? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रिटेल डायरेक्ट गेट अकाउंट इज अ करेक्ट आंसर। आरबीआई ने ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया था 12 नवंबर 2021 को, और इस स्कीम के जरिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंडिविजुअल को रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज कैन बी परचेज थ्रू द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम? इसमें से कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिसको आप आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके जरिए जो है वो खरीद सकते हो? पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटेल सिक्योरिटीज, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें इसमें से कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिनको आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए जो है वो परचेज कर सकते हो, और मैं यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सारे के सारे ही हमारे परचेज किए जा सकते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम? तो अगर हमारा रेजिडेंट रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कौन सी रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी? पहला, रुपी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन इन इंडिया, तो एक रुपी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। परमानेंट अकाउंट नंबर, एक परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी ही पड़ती है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्राइमरी डीलर? तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर प्राइमरी डीलर के रिगार्डिंग करेक्ट? प्राइमरी डीलर है क्या, पहले उसको यहाँ पर समझ लो। देखो, प्राइमरी डीलर्स ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती हैं, और इनके पास राइट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल परचेज करने का। ये जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो डायरेक्टली आरबीआई से जो है सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, ताकि उन सिक्योरिटीज को अदर इन्वेस्टर को सेल करके प्रॉफिट जो है वो कमा सके। ठीक है, अब यहाँ पर वही सारी बातें इन स्टेटमेंट्स में लिखी हुई है। Primary dealers are entities registered with RBI who have the license to purchase and sell government securities। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इनके पास लाइसेंस होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। These entities buy government securities directly from RBI aiming to resell them otherwise, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। The primary dealer system in the government securities market was introduced by RBI in 1995। तो इस प्राइमरी डीलर सिस्टम को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1995 के अंदर इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑप्शन द कूपन विल बी प्री डिटरमाइंड। तो देखो हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनकी जो सेल परचेज की जाती है वो ऑक्शन के थ्रू जो है वो की जाती है। तो हमारी जो ऑक्शन होती है वो मेनली दो तरह की होती है, प्राइस बेसिस और यील्ड बेसिस, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो कूपन इंटरेस्ट है वो पहले से ही डिटरमाइन होता है? प्राइस बेसिस, यील्ड बेसिस, कूपन बेसिस, बोथ एएमपी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइस बेसिस, ऑप्शन ए प्राइस बेसिस हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। देखो प्राइस बेसिस के अंदर, प्राइस बेसिस के अंदर सिक्योरिटीज के ऊपर गवर्नमेंट कितना कूपन इंटरेस्ट पे करेगी वो पहले से ही डिटरमाइन होता है, ठीक है। और हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली बोली लगाते हैं प्राइस के ऊपर कि वो सिक्योरिटीज के लिए कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करी है जिसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट जो है वो पे करेगी। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिडिंग की है कि 10% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम मैक्सिमम 100 रुपए जो है वो पे कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो ऑप्शन हुआ वो हमारा प्राइस बेसिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है यील्ड बेसिस। यील्ड बेसिस क्या होता है, क्या होता है यील्ड बेसिस? यील्ड बेसिस के अंदर हमारे जो सिक्योरिटीज का प्राइसेस है वो पहले से ही फिक्स होता है और जो इन्वेस्टर है वो बिडिंग करते हैं कि उन्हें इस प्राइस के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो चाहिए। जैसे एग्जांपल के एक सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने इशू किया, उसने कहा कि एक सिक्योरिटीज का प्राइस 100 रुपए। अब वो इन्वेस्टर से पूछ रहे हैं कि आप 100 रुपए पे जब खरीदोगे तो आपको कितनी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चाहिए, कूपन इंटरेस्ट चाहिए। तो उन्होंने बोला 9%। तो ये जो ऑप्शन हुआ ये हुआ हमारा यील्ड बेसिस ऑप्शन। क्या हुआ हमारा यील्ड बेसिस ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ, ठीक है। तो अगर हम नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस उसे किसी एक्ट की यहाँ पर प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो एक्ट कौन सा है? ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो हमारे देश के अंदर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होती हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। साथ के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है उनको भी फैसिलिटेट करता है, उनको प्रमोट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ सके। नेक्स्ट बात करते हैं, हु कैन बिकम प्राइमरी डीलर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सी एंटिटी यहाँ पर प्राइमरी डीलर बन सकती है? पहले देखो, सब्सिडरी ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऐसी बैंक जो कि आरबीआई की सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है, उसकी कोई सब्सिडरी है तो वो प्राइमरी डीलर बन सकती है। या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी नाबार्ड हो गई, एक्सिम बैंक हो गया, ये सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाते हैं। तो इसकी अगर कोई सब्सिडी है तो वो भी बन सकती है। सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर सेटअप इन इंडिया बाय एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड। अगर कोई कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे कि यूएसए की कंपनी है, तो वो अपनी कोई सब्सिडरी अगर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करती है या फिर किसी इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करती है तो वो भी प्राइमरी डीलर बन सकता है। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज है, एक कोई कंपनी यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंदर जो है इनकॉर्पोरेटेड है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है, मतलब ये सभी की सभी जो एंटिटी है वो इंडिया के अंदर प्राइमरी डीलर जो है वो बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिम्दा इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीइंग द फिक्स्ड इनकम एंड डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1998। जो फिम्दा है उसको 1998 में बनाया गया था और इसका काम क्या है? तो हमारे देश के अंदर जो फिक्स इनकम और डेरिवेटिव मार्केट है उसको मॉनिटर करना और उसे प्रमोट करना। इट एम्स टू डेवलप एंड इनहांस द फिक्स इनकम मनी मार्केट in India by promoting professionalism, knowledge sharing and best practices within the industry। तो ये जो फिम्दा है वो बेसिकली फिक्स इनकम और मनी मनी मार्केट डेरिवेटिव मार्केट के अंदर प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करती है, नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है, ताकि हमारे जो फिक्स इनकम और मनी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, वो यहाँ पर डेवलप जो है वो हो सके। फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएशन होम। तो बेसिकली ये जो हमारी फिम्दा है इसका फुल फॉर्म क्या है? फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये किससे मिलकर बनी है, यानी कि इसके मेंबर कौन कौन बन सकते हैं? यानी कि ये एसोसिएशन किसकी एसोसिएशन है? कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमारी जो फिम्दा है वो उसके मेंबर कौन कौन यहाँ पर बन सकते हैं?
कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, ऑप्शन डी नहीं, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर्स, ये यहाँ पर हमारे मेंबर्स होते हैं फिमदा के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो फिमदा है वो कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर की एक एसोसिएशन है, इनसे मिलकर जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज द फंक्शन ऑफ फिमदा, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फंक्शन होता है फिमदा का। पहले देखो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेंचमार्क रेट्स एंड न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मार्केट के अंदर बेंचमार्क रेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना, ताकि उसके बेस पर जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जा रहे हैं, डेरिवेटिव, मनी मार्केट और फिक्स इनकम मार्केट के अंदर, उनके इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जा सके। साथ के साथ न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ पर इश्यू करना, तो ये बिल्कुल फंक्शन होता है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू डीलर्स एंड सपोर्ट पर्सोनल एट द मेंबर इंस्टीट्यूशन। तो हमारे जो डीलर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट करना, साथ के साथ जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है उनके जो पर्सोनल है, एम्प्लॉयज है, उनको भी सपोर्ट करना, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ जो है डील कर पाए। तो ये भी फंक्शन होता है। टू अडॉप्ट एंड डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको अडॉप्ट करना, ताकि प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो ये भी फंक्शन होता है। टू फंक्शन एज एन आर्बिट्रेटर फॉर डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर एंड इंस्टीट्यूशन, तो अगर हमारी जो मेंबर है और ये जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उसका फिमदा के साथ किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो गया, तो उस केस में, सर फिमदा के साथ नहीं, मतलब किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का दूसरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वहां पर आर्बिट्रेटर की तरीके से काम जो है वो करती है, यानी कि उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम भी करती है। तो ये सारे फंक्शन हमारे फिमदा के होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फीचर्स ऑफ फेमा इंक्लूड, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फीचर होता है फेमा का। तो देखो, फेमा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999, रिप्लेस्ड एन अर्लियर फेरा 1973, तो ये बिल्कुल फीचर है। फेमा जो है उसको 1999 के अंदर लेकर आया गया था, और इससे पहले जो एक्ट पास किया गया था फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, वो था फेरा फेरा एक्ट। ठीक है, और इसको रिप्लेस करके फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये बिल्कुल फीचर है। द एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट ओवरसीज ट्रेड एंड एक्सटर्नल पेमेंट्स इन इंडिया, तो ये जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ने इसलिए पास किया था ताकि जो ओवरसीज ट्रेड है और जो एक्सटर्नल पेमेंट्स है उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। फेमा वाज इंट्रोड्यूस टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग, जो फेमा है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मैनेज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि ये मैनेजमेंट करता है, ना कि रेगुलेट करने के लिए। जो फेरा था वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करता था, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाता था, पर फेमा ऐसा नहीं करता है। द एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज, एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये जो एक्ट है वो सभी ब्रांचेस, ऑफिसेज और एजेंसीज जो कि इंडिया से बाहर है और उनको जो है इंडियन रेजिडेंट जो है वो कंट्रोल करता है, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स होते हैं फेमा के। क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं फेमा के। ठीक है, तो ये जो एक्ट है वो इंडिया के अंदर तो एप्लीकेबल होता है, साथ ही साथ अगर कोई इंडियन है, इंडियन रेजिडेंट है, उसकी कोई कंपनी इंडिया से बाहर है, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल जो है वो होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे फीचर्स होते हैं फेमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फेमा इंक्लूड। देखो, यहाँ पर जो मशीनरी, हमारी यहाँ पर जो मशीनरी है, मशीनरी का मतलब कि फेमा एक्ट को कौन कौन सी एंटिटीज जो है वो एप्लीकेबल करती है, उसकी प्रोविजंस को इंप्लीमेंट जो है वो करती है। ठीक है, तो पहला देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, स्पेशल डायरेक्टर और अपील एंड ट्रिब्यूनल, तो ये सारी की सारी एंटिटीज हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, और इसका काम क्या है कि फेमा के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको यहाँ पर फॉलो करवाना और इम्प्लीमेंट करना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम होता है, अगर किसी भी तरह की वॉयलेशन होती है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा जाता है, तो उस केस में उसकी छानबीन करना। छानबीन का मतलब ये नहीं है कि खुद जाकर, बल्कि जो सबूत वगैरह है उनको देखना और उसके बाद फैसला सुनाना, यानी कि एक तरीके का कोर्ट होता है जिसे पुलिस छानबीन करने के बाद मुजरिम को पेश करती है। ऐसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छानबीन करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पास जो भी पर्सन होता है उसको पेश करती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबूतों को देखकर फैसला जो है वो सुनाती है। स्पेशल डायरेक्टर बेसिकली एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अगर कोई पर्सन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं है, तो वो स्पेशल डायरेक्टर के पास जो है वो अपील कर सकता है।
और अगर कोई पर्सन यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर दोनों के फैसले से खुश नहीं है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो है वो अपील कर सकता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर मशीनरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेमा को एप्लीकेबल करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म? तो यहाँ पर जो हमारा एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है उसका प्राइमरी पर्पस यहाँ पर क्या होता है? देखो, जो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है, नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आया गया है। ये बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल जो है वो कर सकते हैं। तो प्राइमरी पर्पस यहाँ पर क्या था एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म का? टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर आर रिटेल कस्टमर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। यानी कि हमारे जो रिटेल कस्टमर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज को आसानी से बाय और सेल कर सके, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च जो है वो किया गया था। बाकी ऑप्शन देख लो, टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, तो ये पर्पस नहीं है। टू ऑफर करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज फॉर ट्रैवल पर्पसेस, तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू ट्रैक फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो हमारा एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है इसको अगस्त 2019 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया गया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और इसे डेवलप किसने किया था? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मर्चेंट बैंक डू प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक एंड कॉर्पोरेट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मर्चेंट बैंक होते क्या है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, मर्चेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को, लार्ज कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक यहाँ पर एबीसी बैंक है, एबीसी बैंक है, एबीसी बैंक है, और ये यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है। देखो, एक्सवाइजेड कंपनी को ना अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करना था। तो हमारा जो एबीसी बैंक था उसने यहाँ पर एक वैल्यूएबल फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड की और हेल्प की एक्सवाइजेड कंपनी को कि वो अपना एक अच्छा सा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर पाए, यानी कि कितना हिस्सा इक्विटी का हो और कितना हिस्सा हमारा डेट का हो, इसके ऊपर एडवाइस जो है वो प्रोवाइड की। तो ये जो बैंक है वो हमारी मर्चेंट बैंक जो है वो कहलाती है। मर्चेंट बैंक जो है वो नॉर्मल पब्लिक के साथ जो है वो डील नहीं करती, यानी कि वो नॉर्मल बैंक के तरीके से नॉर्मल पब्लिक से ना तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ना ही उनको लोन्स एंड एडवांसेस देती है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेशंस को, बड़ी बड़ी कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करने का काम जो है वो करती है। जैसे एग्जांपल के लिए इशू मैनेजमेंट करना, किसी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए तो पूरी की पूरी प्रोसेस को मैनेज करना कंपनी के बिहाफ पर। ठीक है, या फिर पोर्टफोलियो को मैनेज करना, कंपनी को एडवाइस देना कि वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि जो मर्चेंट बैंक है वो नॉर्मल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। तो ऑप्शन डी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ प्री इशू फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मर्चेंट बैंक ड्यूरिंग द इशू मैनेजमेंट? ठीक है, तो देखो, इशू मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि यहाँ पर मर्चेंट बैंक परफॉर्म करता है। इशू मैनेजमेंट क्या है इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो मान के चलो, देखो, एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर अपने शेयर जो है वो इशू करना चाहती है। अब देखो, शेयर्स को इशू करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखो, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, उसके अंदर शेयर्स की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी, शेयर्स के प्राइसेस फिक्स करने पड़ेंगे, उसके बाद इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर फाइनली इसको इशू किया जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी कंपनी को, फिर यहाँ पर शेयर्स की अलॉटमेंट की जाएगी। काफी बड़ा यहाँ पर प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो ये सारा काम खुद करने की बजाय मर्चेंट बैंक को हायर कर लेती है। तो जो मर्चेंट बैंकर है वो इशू मैनेजमेंट के अंदर क्या करता है? इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कंपनी के बिहाफ पर मैनेज करता है, यानी कि शेयर्स के प्राइसेस फिक्स करने से लेकर उसकी मार्केटिंग करने से लेकर उसको सेल करने तक सारा का सारा जो काम है वो मर्चेंट बैंक जो है वो करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है। देखो, हमारा जो इशू मैनेजमेंट होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्री इशू फंक्शन, शेयर्स को इशू करने से पहले, और एक होता है पोस्ट इशू फंक्शन, शेयर्स को इशू करने के बाद। तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि प्री इशू फंक्शन नहीं होता है? पहला,
प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग इशू, तो हमारे जो सिक्योरिटीज है उनके प्राइसेस जो है वो फिक्स करने में कंपनी की हेल्प करना, ठीक है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, तो बिल्कुल ये प्री इशू फंक्शन होता है। उसके बाद मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग द इशू ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है, तो जो भी हमारे शेयर्स हैं उनकी मार्केटिंग करना, प्रमोटिंग करना, ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर को फाइंड आउट किया जा सके, तो ये भी प्री इशू फंक्शन है। फाइनल अलॉटमेंट और रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट, यानी कि जो शेयर्स हैं उनकी अलॉटमेंट करना, और अगर बाई चांस पैसा वापस करना है, आपने किसी को शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, उनका पैसा रिफंड करना है, तो वो, तो ये हमारा पोस्ट इश्यू फंक्शन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी इशूइंग द शेयर्स और डिबेंचर टू इन्वेस्टर, ये भी हमारा प्री इश्यू फंक्शन जो है वो होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर फंक्शन होते हैं, प्राइसिंग करना, मार्केटिंग करना और शेयर्स को इशू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज अ पोस्ट इशू फंक्शन इन इशू मैनेजमेंट, तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि एक पोस्ट इशू फंक्शन होता है। पहला, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अमाउंट रिसीव, ठीक है, तो हमारे जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पहले अप्लाई करते हैं कि हम शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन को रिसीव करने का काम, उसके बाद उसके साथ जो पैसा आया उसे भी कलेक्ट करने का काम, बिल्कुल ये पोस्ट इशू फंक्शन है। फाइनल अलॉटमेंट और रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है, तो फाइनली जब एप्लीकेशन आ गई है उसके बेस पर अलॉटमेंट करनी, और अगर कोई अमाउंट रिफंड करने की जरूरत है तो उसे रिफंड भी करना है। उसके बाद है मेलिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं उनको मेल करना, तो ये सारे के सारे हमारे पोस्ट इशू फंक्शन में आते हैं। ये सारे के सारे हमारे पोस्ट इशू फंक्शन में जो है वो आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए डिबेंचर ट्रस्टी who is given the task to protect the interest of debenture holder is appointed by, ठीक है, तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं तो देखो, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को, और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 18 महीनों से ज्यादा होता है, तो उस केस में जो इशूअर कंपनी है उसे एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। और डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होता है कि हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, ताकि उनका जो पैसा है वो सेफ रहे, उनको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन है इश्योर कंपनी इज द करेक्ट आंसर। डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, इश्योर कंपनी का होता है। और मर्चेंट बैंकर जो होते हैं वो डिबेंचर ट्रस्टी का रोल भी जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 13 ऑफ सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992, every merchant banker should comply with the code of conduct as per schedule 3rd of the regulation, which of the statement is correct, codes of conduct as per SEBI regulation। तो अगर हम यहाँ पर सेबी के रेगुलेशंस की बात करें तो जो रेगुलेशन 13 है उसके अंदर ना एक शेड्यूल 3rd है जिसके अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, और मर्चेंट बैंकर को उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। पहला, मेक ऑल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो यहाँ पर हमारा मर्चेंट बैंकर जो है वो एफर्ट्स लगाएगा, मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएगा, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, उसको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो सके। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी और फेयरनेस, तो यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करके रखना है, ताकि इंटीग्रिटी, डिग्निटी और फेयरनेस के साथ जो है वो काम किया जा सके। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करना है। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहे। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द प्रोसीड्स और पेमेंट व्हिच कंपनी विल रिसीव फ्रॉम इट्स कस्टमर हु हैव परचेज इट्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो देखो अगर एक कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट पे, उधार पर अपने कस्टमर को सेल करती है, तो उसने जो क्रेडिट पे सेल किए, फ्यूचर में उसे जो अमाउंट मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल या फिर ऑल ऑफ द अबव। जैसे एग्जांपल की एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने यहाँ पर एक पर्सन को 50,000 की यहाँ पर गुड्स जो है वो बेची है, और एक पर्सन ने कहा है कि 3 महीनों के बाद वो पेमेंट यहाँ पर जो है वो करेगा, ठीक है, तो 3 महीनों के बाद ये जो 50,000 रुपए मिलने वाले हैं इसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकाउंट रिसीवल इज द करेक्ट आंसर। अकाउंट रिसीवल हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। उसके बाद देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैक्टर इन फैक्टरी, ठीक है,
तो फैक्टरिंग बेसिकली क्या होती है? फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जहां पर कंपनीज अपने अकाउंट रिसीवेबल को किसी थर्ड पार्टी को सेल करके इमीडिएट बेसिस पे उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं एक डिस्काउंट प्राइस पे। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक्सवाइजेड कंपनी थी, इसके पास 50,000 के ट्रेड रिसीवर थे, अकाउंट रिसीवर थे, और इसकी पेमेंट 3 महीनों के बाद मिलनी थी। तो इसने 3 महीनों तक वेट नहीं किया, बल्कि इसने एक सी पर्सन को फाइंड आउट किया और उसे डिस्काउंट प्राइस पे, यानी कि मान के चलो डिस्काउंट प्राइस कितना था, 10,000 रुपए, तो डिस्काउंट प्राइस पे जो है वो सेल कर दिया। और सी पर्सन ने क्या किया, अपना डिस्काउंट 10,000 काट के 40,000 पे इमीडिएटली बेसिस पे एक्सपायर्ड कंपनी को दे दिया। तो ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है इसी को हम फैक्टरिंग कहते हैं। और ये जो सी पर्सन होता है वो हमारा कहलाता है फैक्टर, जो कि यहाँ पर परचेज करता है। अब ये फैक्टर क्या करेगा, 3 महीने तक यहाँ पर वेट करेगा, और जैसे 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो वो बायर से जाकर अपना पैसा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो फैक्टर होता है वो इनमें से कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ रहा है। पहला, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर, तो क्या ये सर्विस प्रोवाइड करता है? बिल्कुल। हमारा जो फैक्टर होता है, जैसे ही आप कंपनी अपने अकाउंट रिसीवर को सेल कर देती है, तो रिसीवर को मैनेज करने का काम जो है वो फैक्टर करता है। जो सेल्स रजिस्टर वगैरह है वो भी खुद ही फैक्टर ही मेंटेन करता है, और लास्ट में डेट को कलेक्ट करने का काम भी वही करता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये फंक्शन जो है वो फैक्टर का नहीं होता, ये कंपनी खुद ही करती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस एंटिटी कंडक्ट फॉरफिटिंग ट्रांजैक्शंस फॉर द एक्सपोर्टर कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, पहले फॉरफिटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, तो देखो, फॉरफिटिंग एक ऐसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर एक एक्सपोर्टर अपने अकाउंट रिसीवर को थर्ड पार्टी को सेल करके इमीडिएट बेसिस पे कैश में कन्वर्ट करता है एक डिस्काउंट प्राइस पे। फैक्टरिंग और फोरफिटिंग दोनों में ट्रांजेक्शन सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि जो फैक्टरिंग है उसका यूज डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों के लिए किया जा सकता है। जो फोरफिटिंग है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए ही किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि इंडिया के अंदर फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करती है? आरबीआई, आईडीबीआई, एक्सिम बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सिम बैंक इज अ करेक्ट आंसर। एक्सिम बैंक हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यानी कि हमारे जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो एक्सिम बैंक के पास अपने जो अकाउंट रिसीवर्स हैं उनको डिस्काउंट प्राइस पे जो है फॉरफिटिंग करवा सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, forfeiting enables the exporter to avoid various risks resulting from deferred payment such as। ठीक है, तो देखो एक्सपोर्टर ने अगर मान के चलो कि क्रेडिट सेल की है तो उसकी वजह से ना उसको कई सारे रिस्क यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। पर जैसे वो फोरफिटिंग के अंदर अपने अकाउंट रिसीवर को सेल कर देता है तो वो इन सभी रिस्क को अवॉइड कर पाता है। तो ये रिस्क कौन कौन से? पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क या फिर इकोनॉमी रिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं पहले आपको बता दूं, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क और क्रेडिट रिस्क, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, देखो एक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं और उसकी वजह से जो लॉस होता है वो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो आपने एक यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाय किया था 100 रुपए का, और इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से उसके जो प्राइसेस हैं वो कितने रह गए? 10 रुपए रह गए। तो इसकी वजह से आपको 90 रुपीज का लॉस हुआ। तो ये किस किस रिस्क की वजह से हुआ? इंटरेस्ट रेट रिस्क की वजह से हुआ। उसके बाद करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क क्या? आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर दो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। दो मतलब अगर आप यूएसए से खरीद रहे हो तो डॉलर और रुपीज है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे रिस्क जो है वो अराइज होता है, तो वो करेंसी रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, आप यहाँ पर किसी को लोन दे रहे हो और सामने वाला पर्सन जो है वो डिफॉल्ट कर देता है, तो वो हमारा यहाँ पर क्रेडिट रिस्क जो है वो कहलाता है। जैसे एक नॉर्मली हम बैंक की बात करें, अगर हम नॉर्मली यहाँ पर बैंक की बात करें तो बैंक जब लोन देता है अपने बायर्स को तो वो क्रेडिट रिस्क जो है वो फेस करता है। तो ये सारे रिस्क जो है वो अवॉइड कर पाता है एक्सपोर्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश लोन्स दैट डज नॉट कैरी इंटरेस्ट रेट आर रीपेबल टू द लेंडर इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी rather than the venture after the venture capital undertaking is able to make revenue। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो वेंचर कैपिटल से रिलेटेड है।
तो हमारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कई तरह के लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, जो कि अर्ली स्टेजेस में होते हैं और हाई रिस्की होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोन जिसके साथ कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना पड़ता, बल्कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दे तो उसे रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। ऑप्शन है कंडीशनल लोन्स, कन्वर्टिबल लोन्स, कन्वेंशनल लोन्स या फिर ऑल ऑफ द। तो आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा लोन होगा? कंडीशनल लोन, कन्वर्टिबल लोन, कन्वेंशनल लोन या फिर ऑल ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन है कंडीशनल लोन इज अ करेक्ट आंसर। कंडीशनल लोन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। कन्वर्टिबल लोन क्या होते हैं? कन्वर्टिबल लोन ऐसे लोन होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल लोन ऐसे लोन होते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा जो है वो कम पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो ये तीन तरह के लोन जो है वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेंचर कैपिटल फंड में रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर इन इंडिया फॉरेन नॉन रेजिडेंट इंडियन बाय वे ऑफ इशू ऑफ यूनिट्स, द मिनिमम अमाउंट एक्सेप्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? देखो वेंचर कैपिटल फंड एक ऐसी ट्रस्ट होती है, एक ऐसी ट्रस्ट होती है या फिर कंपनी होती है जो कि वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि अर्ली स्टेज में है और हाई रिस्क है और उसमें ग्रोथ की काफी पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये जो फंड है इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर को यूनिट्स इशू करके फंड जो है वो रेस कर सकते हैं। तो जो मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टर से रिसीव करने की, यूनिट को इशू करने की, वो कितनी है? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या फिर 8 लाख? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? मिनिमम अमाउंट यहाँ पर कितनी होगी? मिनिमम अमाउंट यहाँ पर कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है 5 लाख, जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो मिनिमम अमाउंट यहाँ पर कितनी है? 5 लाख रुपीज, ठीक है। अब फर्दर आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिस्टमैटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाकर टाइप करें लर्निंग सेशन आईआईबीएफ एग्जाम और वहां पर आपको हमारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। और वो इस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली एग्जिट रूट फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट। अगर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो वेंचर कैपिटल से मतलब कि कंपनी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट हमेशा के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर रूट है? कौन सा यहाँ पर रूट है जिससे वो एग्जिट कर सकते हैं? पहला देखो सेल्फ लिक्विडेशन, सेल ऑफ एंटायर कंपनी टू अनदर एंटिटी, री इन्वेस्टिंग इन कंपनीज फॉर फर्दर ग्रोथ या फिर सेल ऑफ शेयर्स, न्यू वेंचर कैपिटल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो है बेसिकली टिपिकल एग्जिट रूट जो है वो नहीं होता, क्योंकि इससे तो उसकी और पैसा जो है वो कंपनी में लग जाएगा। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर एग्जिट रूट है। पहला सेल्फ लिक्विडेशन, की कंपनी बंद हो जाए और कंपनी का एसेट्स वगैरह सेल करके वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा वापस कर दिया जाए, या फिर पूरी की पूरी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को सेल कर दिया जाए, या फिर कंपनी को किसी नई वेंचर कैपिटल फर्म को सेल जो है वो कर दिया जाए। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने बेसिकली मेड्यूल डी के, आईएफएस के मेड्यूल डी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर दे दूं कि हमारी यहाँ पर आईएफएस और एएफएम की रेगुलर बेसिस पे जो है वो क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट की जाती है, जहां पर ये जो क्लासेस हैं वो 2 आवर्स की होती हैं। एक दिन हमारी एएफएम की क्लास होती है और एक दिन हमारी आईएफएस की क्लास होती है। इसकी जो टाइमिंग है वो 6 PM टू 8 PM होती है, ठीक है। और इन क्लासेस के अंदर हम बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी केस स्टडीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर समझते हैं।
तो इससे आपको कई बेनिफिट्स हो जाते हैं, जैसे आपकी कांसेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाती है, साथ के साथ आपको यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो अच्छी तरीके से हो जाती है। तो अगर आप आईएफएस और एफएम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है। और अगर अभी तक आपने कोई क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस क्लास को यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकें। ठीक है, अब मैं कुछ टाइम तक यहाँ पर वेट करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर सेशन को ओवर कर दूंगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। फटाफट से बता दीजिए अगर किसी भी तरह का डाउट हो। ओके, तो फिर यहाँ पर हम सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।